गुड आफ्टरनून। आई वेलकम यू स्टूडेंट्स। तो अब हमारा शुरू हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बहुत क्वेश्चन आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे और हम इनके बारे में आपको कुछ रिवीजन करेंगे और उसके बाद इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये सबसे बड़ा चैप्टर है, आपने देखा है एनसीईआरटी में। तो सबसे पहली बात आपको दिख रहा है स्क्रीन पर पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप ये पूछेंगे कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बताइए पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कौन से हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके केमिस्ट्री के अंदर। तो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं लास्ट सब शेल में पी ऑर्बिटल में भर रहे हैं, वो कौन से होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब आपके पास NH2 था। देखो एल्कली मेटल्स में गए थे, NS1 और NH2 एल्कलाइन अर्थ मेटल था। उसके बाद आपके पास Np में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है। ये कौन सा है, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स एक में पी आ गया, तो यहाँ पे शुरू हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिर दूसरा आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन पी में आया। इस ग्रुप का क्या नाम है स्टूडेंट, ये कौन सा ग्रुप मैंने लिखा है, ये हो गया ना 10+3, कितना हो गया ग्रुप 13। ये कौन सा हो गया ग्रुप 14। और NS2 NP3 मैंने कर दिया, तो ये कौन सा हो गया ग्रुप 15। NS2 NP4, तो बी में एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया 4+2 6, 6+10 16 हो गया ये ग्रुप। ये 16 ग्रुप, ये ग्रुप नंबर है, ठीक है। 13 14 15 16 17, ये ग्रुप नंबर लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूँ, ग्रुप नंबर। और फिर NS2 NP5 आ गया, और फिर ग्रुप 18 आ गया NS2 NP6। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, जल्दी से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन पी में मैक्सिमम भर सकता हूं मैं। कितने इलेक्ट्रॉन पी में भर सकता हूं, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं। 3 होते हैं और तो 6 तीन होते हैं, तो मैक्सिमम 6 भर सकते इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हैं एंड हो जी। गया बस। इसके ऊपर तो फिर पी पूरा भर गया। तो ये सारे जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। ग्रुप 13 14 15 16 17 18। ये पी ब्लॉक क्यों है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है देख रहे हो पी पी सब शेल में भर रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में भरेगा। हमारे जो 12th में है वो कौन कौन से हैं, ग्रुप 15 ग्रुप 16 17 और 18। तो हमने कौन से स्टडी करने हैं 12th में, ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक के। ठीक है, ये 11th में पढ़े थे हमने। ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, और ये बोरॉन एल्यूमिनियम वगैरह, ये जो भी हमने पढ़े थे। और अब हम ग्रुप 15 से पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली से। ये कौन सा है ग्रुप 15। सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स हमारे कोर्स में। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता लगी गई। ग्रुप 15 मैंने लिखा यहाँ, ये हो जाएगा NS2 NP3। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बने, 5 स्टूडेंट। एस में 2 और पी में 3। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट, वो बहुत इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी हम देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करेंगी स्टूडेंट्स। देखो हम क्या क्या स्टडी करते हैं, एटॉमिक साइजेस, इनके साइज क्या कैसे चेंज होते हैं ग्रुप के अंदर, ये पढ़ते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ते हैं स्टूडेंट, कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूट्रल गैसियस एटम में। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं हर ग्रुप में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है स्टूडेंट, जब किसी में भी मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो उसमें कितनी एनर्जी नेगेटिव नेगेटिव रिलीज होगी। और हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनके ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करने जा रही हैं जो ग्रुप हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, की जो पीरियड नंबर 2 होता है किसी भी पीरियोडिक टेबल में, आपने पीरियड नंबर 2 देखा है। पीरियड नंबर 2 का मतलब N = 2 होता है।
तो लास्ट शेल जो होता है वो 2 होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं? 2s और 2p। 2p के 3 होते हैं, s का एक ही होता है। और तो इसमें एब्सेंस हो जाता है, एब्सेंस हो जाता है d ऑर्बिटल। ये पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। एब्सेंस होता है d ऑर्बिटल। स्टूडेंट कौन से जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज बनती हैं। आप देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है स्टूडेंट, फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, तो नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पॉइंट नोट कर लिया? बोलो, हो गया नोट? कहाँ पे एब्सेंट होगा डी? सेकंड पीरियड के टू एलिमेंट में। हाँ जी। तो और क्या दिखेगा हमें कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट, जब वो सेकंड पीरियड के बाद हम चलेंगे तो फिर क्या होगा? हैवियर एलिमेंट्स आएंगे, हैवियर एलिमेंट्स आएंगे। जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूँ पीरियड 4 5 6 इस तरह से, तो उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो वो भी डिसाइड करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज को। और खास बात क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की? देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट को तुमने मेटल कहा था, बोलो कहा था? यस और नो, जल्दी बताओ। एस ब्लॉक तुमने कहा ये मेटल होते हैं, सोडियम मेटल होता है, कैल्शियम मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है, बोला था हमने कि ये तो मेटल हाँ हैं। तो पी वाले क्या होते हैं फिर? ये मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, क्या क्या हैं बताओ, किसके बारे में क्या जानते हो? पी ब्लॉक में क्या क्या मिलेगा तुम्हें? इसमें मिलेंगे स्टूडेंट्स आपको मेटल्स, और मिलेंगे मेटलॉइड्स, और तीसरा क्या मिलेगा? नॉन मेटल्स। तो तीनों टाइप के एलिमेंट मिलने वाले हैं। तो देख रहे हो, ये पहले ग्रुप में मैं आया जहाँ पे नॉन मेटल भी है, मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन होती है। तो इस पॉइंट, ये सारे पॉइंट को नोट कर लिया तो मैं आगे चलूंगा। देखो हर हर लाइन को नोट कर लो, हर वर्ड को नोट कर लो, कोई भी वर्ड क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में, बार बार कह रहा हूँ। अब पेपर तो होने ही है, अब कभी डेट शीट आ जाएगी आपकी, तो आप अपना रिवीजन आप करिए, अपने हर हर चैप्टर का रिवीजन तैयार रखिए, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें अच्छी स्कोरिंग हो सकती है आपकी, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा इजी हो सकता है और कुछ कोर्स भी कट ऑफ हो सकता है। तो आप अपना तैयारी पूरी रखिए, आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। जो नहीं पढ़ रहे वो तो फेल ही हैं, और जो पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। आप सोचिए, पेपर आसान आने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो मैं बहुत करवाने जा रहा हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन सिर्फ 4 में से कौन सा सही है इसको बताओ, इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत करेंगे। हम ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं वीडियो इनऑर्गेनिक में, मैंने भेजे हैं आपको बहुत सारे, उनको सुन लेना। यहाँ तक नोट हो गया? आगे चलूँ? हाँ जी सर। अच्छा, नोट कर लिया। अब ये कह रहा है कि ग्रुप 15 एलिमेंट मैंने कहे हैं, तो उनके नाम तो पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। ग्रुप 15 में अगर आप देखेंगे अपनी बुक को स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये है ग्रुप 15 एलिमेंट्स। बोलो मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? जल्दी से बताओ। हाँ जी। होता क्या है कि नाइट्रोजन, बताओ ये मेटल है या नॉन मेटल है? जल्दी बताओ। नाइट्रोजन ये मेटल होती है या नॉन मेटल होते हैं? ये ऊपर वाले स्टूडेंट्स नॉन मेटल होते हैं, और ये बीच में जो होते हैं ये मेटलॉइड्स होते हैं, और जब नीचे जाते हो तो ये मेटल बन जाते हैं। तो इस तरह से ये वेरिएशन होती है ग्रुप के अंदर, ये पॉइंट को नोट किया जाए। कोई भी क्वेश्चन आ सकता पेपर में, सारी इंफॉर्मेशन नोट करो। अब अकरेंस में आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन होती है वो कहाँ पे मिलती है हमें? देखो 78% बाई वॉल्यूम है एयर में, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर प्रेजेंट है। और ये अर्थ क्रस्ट में कहाँ मिलती है? अर्थ की क्रस्ट में किस फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन पूछा था उसने कि ये बताओ, चाइल्ड साल्ट पीटर का फार्मूला बताओ, चाइल्ड साल्ट पीटर का फार्मूला बताओ। क्या होता है चाइल्ड साल्ट पीटर का?
और एक इंडियन साल्ट पीटर होता है जो इंडिया में होता है। इनका फार्मूला पूछा था स्टूडेंट, बताओ इसका फार्मूला क्या है और इसका क्या है। NaNO3 है और ये वाला KNO3 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये नोट कर लो, ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को बता रहा हूँ। फास्फोरस जो होती है मिनरल्स में भी होती है, जो फास्फोरस है मिनरल्स में भी, आपकी बोन्स में भी फास्फोरस है। और फास्फोरस जो है ये एक ये जो और होती है कैल्शियम फास्फेट होती है, CA3PO4 ट्वाइस में मिलती है स्टूडेंट। ये और होती है कैल्शियम फास्फेट की, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिलते हैं। रॉक फास्फेट की रॉक्स भी होती हैं, एनिमल और प्लांट्स के अंदर भी फास्फोरस होता है, आपको पता है। तो फास्फोप्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं मिल्क और एग्स में। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ जो होते हैं सल्फाइड ओर्स में मिलते हैं। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ अर्थ क्रस्ट में होते हैं, सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में होते हैं। ये सारी बातें नोट होगी तो आगे चलूंगा। हो गया अब सर। देखो इनके ऊपर क्या हमने स्टडी करना है। एक होती है एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, इनके साइज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इस तरह से होती है। तो सबसे पहले अगर हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे दी उसने पेपर में लिखनी, ये बहुत बार पूछता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं स्टूडेंट। तो अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेरे पास नाइट्रोजन है, ये सेकंड पीरियड में है, पीरियड नंबर क्या है, सेकंड। तो सेकंड पीरियड में लास्ट शेल क्या होने वाला है, 2s2 2p3। एन की वैल्यू 2 है, मतलब एन की वैल्यू 2, तो लास्ट शेल यही होने वाला। ग्रुप 15 है, तो फिर इसके आगे क्या बचा, दो ही तो इलेक्ट्रॉन रह गए, पांच तो हो गए, सात इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका क्या बन गया, 1s2 2s2। अब इसमें अगर मैं 8 जमा कर दूं स्टूडेंट, इसे मैजिक नंबर कहते हैं, तो ये फास्फोरस बन जाएगा। ये इसकी मतलब एन की वैल्यू 3 है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो क्या बना, 3s2 3p3। तो फिर उसके आगे क्या बनने वाला है। देखो ये वाला जो था ये इनर्ट गैस हीलियम था, हीलियम था। तो हीलियम के बाद ये हीलियम है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, 2 हीलियम, और ये इसमें 8 जमा कर दूं तो ये क्या बन गया, हीलियम के बाद कौन सी इनर्ट गैस, नोबल गैस आती है, नियोन। तो ये नियोन आ गई 10। तो कितने हो गए, 10 + 2 12 + 15, तो हो गए पूरे। तो आसान हो गया कॉन्फ़िगरेशन लिखने का फास्फोरस का। अब फास्फोरस के बाद में नेक्स्ट जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। अब कितने जमा करूं, मैजिक नंबर बताया था मैंने 18, तो 33 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो नोबल गैस होती है वो कौन सी होती है, हीलियम नियोन के बाद आर्गोन आती है, इसके अंदर होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन से पीरियड में है, फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड का मतलब लास्ट में क्या आया, 4s2 4p3। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 20 और 3 23 हुए, 10 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे डी की फिलिंग शुरू हो गई, मैंने इस पे निशान लगा दिया, ये 3d10 भी आ गया। देखो ये तरीका बता रहा हूँ कि कोई कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है पेपर, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। अब 18 यहाँ तो हो गए, अब इसमें और 18 ऐड कर दो तो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, ये बना क्या, एंटीमनी। तो एंटीमनी का कितना आया, 83, ये आ गया 51। तो आर्गोन के बाद कौन सा एलिमेंट आने वाला है स्टूडेंट, अब इसमें 18 ऐड करो, हीलियम नियोन आर्गोन क्रिप्टॉन, तो 36 आ गया क्रिप्टॉन। तो लास्ट एन की वैल्यू कितनी है इसमें, 5, ये फिफ्थ पीरियड में है, तो 5s2 5p3 आ गया। कितने बचे, 36 और 2 38, 38 और कितने हो गए 41, तो यहाँ पे 4d10 आ गया।
देखो मैंने यहाँ भी निशान लगा दिया कि इनमें डी ऑर्बिटल भरने शुरू हो गए हैं, जिससे इनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगी। अब बिस्मथ का लिखना है तो 32 ऐड करो। देखो 8 18 18 32 कितना आएगा? 3 और 83 आया। तो क्रिप्टॉन के बाद कौन सा आने वाला है? हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन आ गया जीनॉन। जीनॉन के कितने होते हैं? तो जीनॉन जीनॉन मिल गया आपको स्टूडेंट। तो कितना बना? हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ऐसे है। कितने बन गए जीनॉन? अगर इसमें मैं 32 ऐड कर दूं, कितना बन गया? 8, 58 बन गया। तो फिर ये कौन से पीरियड में है? सिक्स्थ पीरियड में है। सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो लास्ट में क्या आना है? 6s2, 6p3। अब सर कितने वो 36 प्लस 32 किया है ना? हैं? 36 प्लस 32 किया है ना? 36। 36 प्लस 32 है ना वो? हाँ हाँ हाँ। तो 68 होगा ना? अच्छा 68 है, उसको ठीक करो, ठीक कर लो। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। नहीं ये गलत लिखा है मैंने इसका। अरे इसमें 18 ऐड होना था। क्रिप्टॉन में तो जिनोन जिनोन बनना था ना। इसका 54 आएगा। ठीक है। अब बताओ कि 6s2 6p3 आया। अब फिर कितने बचेंगे? 5d मैंने लिखा 10। तो अब कितने बचे? ये कितने हुए? 12, 12 15 15 और 54। कितना हो गया? 69। तो कितने बचे फिर इलेक्ट्रॉन? तो 4f में चले जाएंगे वो 14। अब देखो यहां पर मैंने और निशान लगा दिया कि 4f भर गया, तब जाके बिस्मथ बना। क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन आएगी। मैं दिखा रहा हूं ये लाल पेन से। यहाँ पे डी भर गया, डी भर गया, यहाँ पे डी और एफ भरा। तो ये डी इफेक्ट लगेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग जो होती है वो डी के पी से पुअर होती है। जो स्क्रीनिंग होती है आपको पता है भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं हम। सबसे पुअर स्क्रीनिंग किसकी है? एफ की। एफ की स्क्रीनिंग डी से कम होती है, डी की पी से कम होती है, पी की एस से होती है। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि ये ऑर्बिटल बड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये न्यूक्लियस को स्क्रीन मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं कर पाते न्यूक्लियर चार्ज के कारण। तो उसके कारण प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आती है। ये हमें पता है, ये ऑलरेडी हमने अलग से एक्सप्लेन किया व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई, किसी की भी लिख सकता हूं मैं एग्जाम में। कोई वेरिएशन प्रॉपर्टीज की आएंगी तो उनमें आएंगी जिनमें ये 4f भर गए और ये डी भर गए। ऊपर तो कुछ होने वाला नहीं है, सेम ही रहना। ये पॉइंट को नोट किया जाए। नोट करो तो मैं आगे चलता हूँ। हो गया सर। आप देखो कि मैं सबसे पहले देख रहा हूं इनके कोवलेंट रेडियस। ये रेडियस पे आ गया। कोवलेंट रेडियस देखो यहां पर 70 से 110 हुआ। तो ये लार्ज इंक्रीज हुआ। यहां पर कितना इंक्रीज हुआ है? सिर्फ 10। यहां पर भी थोड़ा इंक्रीज हुआ, यहां पर भी स्मॉल इंक्रीज हो रहा। तो साइज तो बढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे। क्या दिख रहा है? एटॉमिक और आयनिक साइज पे अगर मैं बात करूं, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया आपको कैसे लिखनी है। एटॉमिक और आयनिक साइज पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, कि जब नाइट्रोजन से फास्फोरस पे जा रहे हैं, ठीक है, तो साइज क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं एटॉमिक साइज जो होता है,
increases down the group. पहला पॉइंट तो यही बताया, क्यों? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। तो नए नए शेल ऐड हो रहे हैं भाई, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की 4, 5, तो इस तरह शेल बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके साइज बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन साइज में नंबर 2 पॉइंट का देखा, क्या देखा कि जो साइज है नाइट्रोजन से फास्फोरस में, देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज, कंसिडरेबल इंक्रीज, काफी इंक्रीज हुई है। लेकिन बाद में क्या हुआ है, आर्सेनिक टू बिस्मथ, स्मॉल इंक्रीज इन साइज। तो ये क्वेश्चन बन गया पेपर में, क्वेश्चन आ गया, फिर आपको एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, बताओ भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसका क्या आंसर लिखोगे कि यहाँ तो साइज बहुत बड़े, यहाँ पे कम बड़े, इसका आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। आप क्या समझते हो क्या आंसर लिखोगे? मतलब हैवियर एलिमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि साइज का इंक्रीज कम हो रहा है। मैं कह रहा हूं जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, हैवियर कौन से, जो नीचे आ रहे हैं ग्रुप के, मतलब उनका मास ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इन हैवियर एलिमेंट स्टूडेंट्स व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस। तो इसका रीजन क्या दिया मैंने स्टूडेंट्स, क्या रीजन लिखा है? Why there is a small increase in atomic radius student as we come down? ठीक है, क्या रीजन दोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ completely filled d and f orbitals। जब आप बिस्मथ पे आए आर्सेनिक से, तो डी और एफ ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गए ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। तो इनकी स्क्रीनिंग पुअर होती है, तो न्यूक्लियस ज्यादा खींच लेगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। ठीक है, द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल क्या करेगा फिर? काउंटर बैलेंसेस, काउंटर बैलेंसेस इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ये मतलब है, इसको नोट कर लो पॉइंट को। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, बना भी था इसलिए दे दिया। देखो जहां पर भी कोई ट्रेंड होता है और कोई वेरिएशन आती है, उसी पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसी को हम सारे डिस्कस कर रहे हैं बार बार, कहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट किया जाए। हो गया ये? हाँ जी। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वेरिएशन बताओ। तो आपको पता है स्टूडेंट कि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो आपको पता है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना बाहर का इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम हो जाएगी। जनरल रूल हमने पढ़ा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज।
जनरली मैं ये कहता हूं, लेकिन एक्सेप्शंस होंगी और कुछ रूल्स होंगे जो हम देखेंगे। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट क्या देखा, वैल्यूज क्या हैं, वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, ये कम हो रही हैं, कम हो रही हैं, कम हो रही हैं, हो रही हैं कम, डिक्रीज हो रही हैं। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं नाइट्रोजन से बिस्मथ पे, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। किलो जूल पर मोल में दे रखी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर। ठीक है, ये तो ट्रेंड दिख रहा है हमें। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अगर ग्रुप 14 को कंपेयर करूं ग्रुप 15 के साथ, तो पीरियड में क्या होना चाहिए था, ये 14 पीरियड है, ये 15 पीरियड है। साइज कम हो गया, 14 एलिमेंट्स का साइज बड़ा, इसका छोटा। तो हमें यह है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अगर कंपेयर करूं, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 इज ग्रेटर देन ग्रुप 14। ionization enthalpy of group 15 is more than ionization enthalpy of group 14। अब ये क्वेश्चन आया था, पूछा था भाई ऐसा क्यों हुआ। 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो 14th एलिमेंट से बड़ी क्यों हो गई। 15 एलिमेंट इज मच ग्रेटर देन 14। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP3। इसकी क्या है, NH2NP2। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी चाहिए स्टूडेंट्स। क्यों, ये देख रहे हो हाफ फील्ड हो गया, हो गया हाफ फील्ड। सो एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या रीजन है कि ये है, दो रीजन है। एक तो स्मॉलर साइज ऑफ ग्रुप 15 देन 14 है ग्रुप 14। दूसरा रीजन क्या है, ग्रुप 15 due to extra stability of half-filled NH2 orbitals. NP3 एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है किसकी, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना फिर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नंबर 2 पॉइंट था ये। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ही कम होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ही कम होती है स्टूडेंट। कैसे लिखोगे, देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड दैट इज लेस देन थर्ड आयनाइजेशन। तो ये ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है। ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सबसे कम, फिर ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, इस तरह से चलता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर क्या होता है, इस तरह से बनेगा। तो नेक्स्ट पर आ गए हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है, ये कैसे वेरी करेंगी जब मैं नीचे जाऊंगा ग्रुप के। इन जनरल मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, स्टूडेंट जल्दी बताओ। डिक्रीज करेगी। ऊपर से नीचे आऊंगा तो डिक्रीज करेगी। देखो नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऐसे चल रहा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस
डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते जाओगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इससे कम 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 होता गया। ये हर पीरियड में हर ग्रुप में होता है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बताइए आपको कौन सा है इसमें? नाइट्रोजन है। और ये नॉन मेटल है, तुम्हें पता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन। बाकी फिर जैसे नीचे जाते हो तो चेंजेस आ जाती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं? एक तो ये पॉली एटॉमिक है स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन N2 है, फास्फोरस P4 है, इस तरह से AS4, ये इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट। तो नाइट्रोजन तो गैस है और जो बाकी सब सॉलिड्स हैं। और ये फास्फोरस भी तुम्हें पता है ये सॉलिड्स की फॉर्म में होता है। ये सॉलिड्स है नीचे वाले। सेकंड, मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप? इंक्रीज करेगा। साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो नाइट्रोजन नॉन मेटेलिक है, पहले ही हमने बताया तुम्हें। और उसके बाद में आपने देखा ये फास्फोरस भी नॉन मेटेलिक है। और वो मेटेलॉइड्स निकले, आर्सेनिक और एंटीमनी। और बिस्मथ मेटेलिक है। तो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगी जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे। तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं टॉप टू बॉटम। तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज कर जाते हैं। इनका साइज बढ़ता जाता है तो इनके क्या करेंगे, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं। आर्सेनिक तक, ये नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक, ठीक है। लेकिन बिस्मथ एक्सेप्शन है। बिस्मथ क्या है, एक्सेप्शन है स्टूडेंट। क्योंकि इस ये मेटेलिक है, इस ये मेटेलिक बन जाता है, तो इसलिए इसका चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर जो कुछ वैल्यूज हमें दिखी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो इनके स्ट्रक्चर मतलब लैटिस लैटिस अलग तरह के हो जाते हैं, क्रिस्टल लैटिस पे भी डिपेंड करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जब चेंज हो जाएंगे, क्रिस्टल लैटिस मेटेलिक है तो वो डिफरेंट टाइप के मेटेलिक बने आएगा, तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी चेंज हो सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज अगर हम देखें, कहाँ गई टेबल, इसलिए लिया था हमने, कहाँ गया, ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ कम हुआ है मेल्टिंग पॉइंट बिस्मथ में, मेटेलिक हो गया तो लैटिस में चेंज आ जाती है। और ये बॉइलिंग पॉइंट भी इसका देख रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। थोड़ा वेरिएशन है इसके अंदर, थोड़ा सा वेरिएशन है। और डेंसिटी क्या हो रही है, जब जा रहे हो तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है। द डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जब होती है स्टूडेंट मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो साइज इतना नहीं बढ़ता जितना मास बढ़ जाता है। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते जाओगे तो इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनका मास बढ़ता जाता है। तो मास ज्यादा बढ़ता है, वॉल्यूम उतना कम नहीं, उतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना मास बढ़ता है। तो इसके कारण डेंसिटी इनकी बढ़ जाती है स्टूडेंट। तो ये ट्रेंड्स हैं इनके, जो आपको दिखा रहे हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन,
4th पॉइंट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल शो एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम देखेंगे हम क्यों ऐसा होता है। नाइट्रोजन तो गैस बन जाती है N2, लेकिन फास्फोरस देखो, व्हाइट फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है, इस तरह बाकी एलिमेंट्स के भी एलोट्रोप्स बनते हैं, तो वो सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं तो उनके एलोट्रोप्स बन जाते हैं, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो तो हमारे कोर्स में ही है, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे। तो ये सब नोट हो गया। हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। कितने सारे क्वेश्चन कर लिए तुमने, अभी काफी क्वेश्चन हुए। जब हम MCQ क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा क्यों करवा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टोरी क्या है स्टूडेंट, कि इन ये कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे, तो उसके अंदर कंपाउंड बनाते हैं, ये कंपाउंड जब बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं और उसमें क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, आपने देखा ग्रुप 15 में कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखा रहे हो, NH2NP3। तो ये ग्रुप 15 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, अगर 5 में 3 ऐड कर दूं तो 8 बन जाते हैं, जो स्टेबल होता है। तो इसका मतलब -3 हो सकती है, -3 का मतलब, मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो कौन कौन सी मैं बात कर सकता हूँ। नंबर 1 पॉइंट तुमने कहा -3 कर दो सर, कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। फिर आपने कहा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो ये +3 हो जाता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो +5 हो जाता है। तो इस तरह से इनकी कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स बन सकती हैं, -3 +3 +5, इसे बोलते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मतलब सभी ये शो कर सकते हैं जितने भी एलिमेंट हैं, कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो कॉमन होती है, सब में कॉमन होती है। कौन सी ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है, वो भी देखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ एक्सेप्शंस आने वाली हैं। ठीक है, तो ये -3 जो दिखेगी स्टूडेंट, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन वही करेगा जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो जाएगी फिर वो क्या गेन करेगा। तो माइनस ऑक्सीडेशन 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, उसकी टेंडेंसी क्या होगी स्टूडेंट, एज यू गो डाउन द ग्रुप, टेंडेंसी एज वी गो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। जैसे जैसे नीचे जाओगे -3 की टेंडेंसी क्या होगी स्टूडेंट, डाउन द ग्रुप लेस हो जाएगी। ठीक है, वेरी लेस। क्यों, ड्यू टू, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया साइज में, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो एक तो एटॉमिक साइज बढ़ गया, दूसरा क्या हुआ स्टूडेंट, मेटेलिक बन गया, मेटेलिक हो गया नीचे। तो इसके कारण -3 की टेंडेंसी कम होगी। मेटल तो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, लेते थोड़ी हैं, मेटल कौन होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो फिर ये -3 तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो गेन कहाँ करेंगे, नीचे वाले। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, +5 और +3 में क्या हो रहा है, कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, इसको मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा हूं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये मोर स्टेबल होती है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। डिक्रीजेस कह रहा हूं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पेपर में, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब यहाँ पे +5 अच्छा था, यहाँ भी था, यहाँ पे +5 और +3 आया, यहाँ पर भी +5 और +3 आया, यहाँ पर +3 रह गया। तो ये वाली लेस स्टेबल होगी, स्टेबिलिटी इसकी कम हो रही है +5 की नीचे, इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, ये कह रहा हूं मैं स्टूडेंट। और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है +3 की डाउन द ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो नीचे स्टेबिलिटी +5 की डिक्रीज कर रही है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी
इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये इंक्रीज करती है नीचे। ठीक है, इसका रीजन पूछेगा एग्जाम में, बताओ क्या रीजन है। वाई, क्वेश्चन आ गया वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत बार आ चुका क्वेश्चन, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पेपर के अंदर। एक क्वेश्चन बनना ही है इसके ऊपर, अब बताओ इसका क्या आंसर लिखोगे। आपने पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, बार बार बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है स्टूडेंट। तो जैसे आपने देखा कि हम बिस्मत तक पहुंचे थे, ठीक है, जैसे ही आप एंटीमनी से बिस्मत तक पहुंचे थे, तो आपने क्या देखा था कि इसके अंदर डी और एफ ऑर्बिटल भर गए थे। क्या देखा था, 5d10, ठीक है, यहाँ पर, और 4f14, ये इलेक्ट्रॉन भरे थे इसमें, और फिर 6s2 और 6p3 देखा था। तो ये ऑर्बिटल भरे दिखे तुम्हें जब नीचे आए, जब ये भर जाएंगे तो इसका इनका रिजल्ट क्या हुआ, इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ है स्टूडेंट। द शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स एंड 5d है, ये 5d है, ठीक है, ये पूरे भर गए हैं, भरे हुए हैं, पुअर है इनकी। पुअर शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि ये ऑर्बिटल बड़े बड़े हैं, न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है ये उसमें से निकल जाता है और आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जब न्यूक्लियस ये 6 2 वालों को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे शेल बने हुए हैं, पहला शेल है ये N1, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, 2 में इलेक्ट्रॉन है ये N2, इस तरह से 3 है, 4 है, 5 है, ये 6 वाले हैं, ये 6 वाले हैं, N = 6। इसमें कौन कौन से हैं, ये 6s2 वाले हैं और 6p3 वाले हैं ये। अब होगा क्या कि जब शील्डिंग पुअर हो जाएगी कि इसकी है, यहाँ पे 5d है, 5th शेल में, और 4th शेल में 4f है, यहाँ पे 4ff, ये वाला N = 4 में। तो ये पूरे भरे हुए हैं, इनकी शील्डिंग पुअर है, किसकी, एफ और डी की। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, स्ट्रांग हो जाएगा इसके लिए, जो ये 61। तो ये न्यूक्लियस इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा, किसको, 62 को स्ट्रांगली खींच लेगा न्यूक्लियस। अगर ये इसको स्ट्रांगली पकड़ लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ज्यादा स्ट्रांगली, तो इस ये फिर इनर्ट हो जाता है। तो 62 वाला जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको क्या किया न्यूक्लियस ने, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लिया। क्यों कर लिया, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, कौन से पुअर शील्डिंग हुई है, 4f एंड 5d, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब ये स्ट्रांगली पकड़ा गया तो फिर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, तो ये क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। इनर्ट का मतलब क्या होता है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। बात समझ में आई। तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए अगर मुझे इसे रिएक्ट करना है, तो इतनी एनर्जी वाला कोई एलिमेंट आएगा तभी तो ये करेगा, नहीं तो ये पड़ा रहेगा ऐसे ही। तो +3 फिर स्टेबल हो जाएगी नीचे। +5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जाने थे, 2 ये और 3 यो, 5। लेकिन अब ये तो गए नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियस ने खींच लिया अपनी तरफ, तो ये 3 वाले जाएंगे, तो +3 रह जाएगी, +5 नहीं बनी नीचे। तो बिस्मथ की मेन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, समझ में आई। ये +5 में स्टेबल नहीं है, इसके कंपाउंड +5 में स्टेबल नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला पेपर में, BiCl5 और BiBr5 जो होता है ये एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन BiCl3 होता है। ये +3 में है,
और ये +5 वाले हैं, +5 में वो नहीं होते, लेकिन +5 का एक ही कंपाउंड बनता है बिस्मुथ का, जो पेपर में पूछा गया था, ओनली Bi5 एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन आ गया वाई स्टूडेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के ऊपर ही बता रहा हूं तुम्हें, बताओ इसका रीजन क्या दोगे। देख लिया क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में, इसके ऊपर क्वेश्चन बताना है ऐसा क्यों हुआ। क्या आंसर करोगे स्टूडेंट। देखो जो क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में उन्हीं को बता रहा हूं मैं। ये फ्लोरीन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए 6s इलेक्ट्रॉन को यूज करने के लिए, तो फ्लोरीन एक ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुम्हें पता है कि एफ जो होता है स्टूडेंट, एफ क्या होता है, एफ जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो एनर्जी दे देगा इतनी कि ये इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्टिव फोर्स की एनर्जी वो दे देगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो BiCl3 बनता है, BiCl5 नहीं बनता, बी लेकिन BiF5 बनता है, BiF5 बनता है। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में और इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा स्टूडेंट जो नाइट्रोजन है ये कई तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नाइट्रोजन +5 भी शो करता है, +1 +2 +3 और +4, इस तरह के बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाएगा नाइट्रोजन, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ऑन नाइट्रोजन। और एक क्वेश्चन आ गया कि जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है नाइट्रोजन की वो कितनी हो सकती है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है पेपर का, बहुत बार आ गया। कितनी होती है नाइट्रोजन की, सिर्फ 4 होती है। इसका आंसर बताओ, 4 क्यों होती है। देखो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं पेपर में, मैं क्वेश्चन आंसर ही बता रहा हूं तुम्हें। इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन क्या बना। क्वेश्चन ये आया कि NCl5 तो होता नहीं पर PCl5 होता है, वाई एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन आया। तो बताओ क्या आंसर लिखोगे। भाई नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, क्या लिखोगे, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। किसके पास, नाइट्रोजन के पास। समझ में आई, बोलो, हाँ समझ में आ जी, गया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसका पार्ट खत्म हो गया जो मेन था, फिर नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम बताएंगे। ये एक इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ। सर बस एक बार नीचे कर दो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा नीचे कर दो बस। दिख रहा है, हाँ जी सर, बस 1 मिनट। ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ये सब क्वेश्चन आ चुके पेपर में, और इनके क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा जब हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हो गया सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये एक इसका इसका खत्म हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह जो भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, फिर आगे देखेंगे कोई और इम्पोर्टेंट क्या है इनमें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो करेंगे रिवीजन, और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ओके फिर सर। मिलेंगे कल आपको। ओके। ओके, थैंक यू।